Subscribe the video if you like the video. Only information, no बकवास. सब्सक्राइब करें. थैंक यू. वार्म वेलकम फ्रेंड्स. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आखिर कोई सैटेलाइट जो कि अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है वो अर्थ पे फॉल क्यों नहीं होता, गिरता क्यों नहीं है. दूसरा, जो प्लैनेट्स हैं जो सन को रिवॉल्व कर रहे हैं वो सन में क्यों नहीं चले जाते, यानी सन में गिरते क्यों नहीं हैं. और तीसरी जो हम बातें करेंगे वो है किसी प्लैनेट का या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का जो पाथ है तो होता है वो इलिप्टिकल ही क्यों होता है. तो आज तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. एक, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो कंटिन्यूअसली अर्थ को रिवॉल्व कैसे करते रहते हैं, वो अर्थ पे फॉल क्यों नहीं होते. यही चीज़ प्लैनेट के साथ देखेंगे कि प्लैनेट क्यों सन को कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं, वो सन के साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, गिरते वहाँ पे मर्ज क्यों नहीं हो जाते. और तीसरा, इलिप्टिकल ही पाथ क्यों होता है सेलेस्टियल बॉडीज का. देखो, हमने अगर एक ऑब्जेक्ट को हमें स्पेस में लॉन्च करनी है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सैटेलाइट्स को ही अगर हमें स्पेस में लॉन्च करनी है, एक इमेजिनरी कंडीशन लेते हैं कि हम माउंटेन के लेते हैं, माउंट एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट से भी 10 गुना बड़ा एवरेस्ट, 10 गुना ऊंचा पहाड़, उस यानी लगभग 80 किलोमीटर का, 80-90 किलोमीटर का कोई पहाड़ है, इमेजिनरी कंडीशन है, और उसके ऊपर से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, यानी हमने एक पत्थर उठा करके फेंका. सिंपल रूप से हमने वो पत्थर दिल्ली से फेंका, वो पहाड़ दिल्ली में है और हमने उसे दिल्ली से ईस्ट की तरफ फेंका. हमने ताकत लगाया और वो पत्थर मेरठ में जाके गिर जाता है. हमने दूसरी बार थोड़ा और ताकत लगाया और उसे लखनऊ तक भेज दिया, फेंक दिया. वहीं हमने तीसरी बार में थोड़ा और ताकत लगाया और उसे पटना में भेज दिया. इस तरीके से हमने चौथी बार में और ताकत लगाया और वो जापान के किसी शहर में जाकर गिरा. हमने इस बार और भी ताकत लगाया और वो अमेरिका में जाकर गिरता है. और इस तरीके से हमने इतनी ताकत लगाई कि वो वापस फिर से उसी जगह पर आकर के गिरेगा. यानी चूंकि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है और अर्थ के पास अपनी एक ग्रेविटेशन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा अंदर की तरफ लगेगा उस ऑब्जेक्ट की तरफ. सिंपल रूप से समझते हैं, हमने जो प्रोजेक्टाइल पहाड़ से फेंकी है उस पर कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, यानी वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है. लेकिन ये तो हमारी एनर्जी है, हमारी फोर्स है, इतनी ज्यादा फोर्स है कि हमने उस प्रोजेक्टाइल को एक एल्टीट्यूड दे रखा है. जब तक वो फोर्स रहेगी उस प्रोजेक्टाइल, उस पत्थर के साथ, तब तक वो तो उसी एल्टीट्यूड पे मूव करता रहेगा. सिंपल है ना, कि हमने पहाड़ के ऊंचा चढ़ के प्रोजेक्टाइल को फेंका, एक पत्थर को फेंका, और वो जितनी एनर्जी हमने दी थी उसे, उस एनर्जी को खत्म होने के बाद ही वो गिरेगा. यानी एक एल्टीट्यूड तो हमने उसे एनर्जी से ही दे दिया, अपनी एनर्जी से ही दे दिया. अब इसी इमेजिनरी कंडीशन को हम सैटेलाइट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. हमने रॉकेट बूस्टर से उसको एक एल्टीट्यूड दे दिया, मिनिमम 150 किलोमीटर, मैक्सिमम तो हम कितना भी लाखों किलोमीटर भी दे सकते हैं. हमने उसे एक एल्टीट्यूड दे दिया और एल्टीट्यूड के साथ हमने उसे ग्रेट वेलोसिटी भी दे दी, यानी बहुत ही ज्यादा स्पीड, रफ्तार भी दे दी उस ऑब्जेक्ट को, सैटेलाइट्स को. हाँ, इतनी भी ज्यादा नहीं दे सकते हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में ही नहीं आए. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे, बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे, तो वो हो सकता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधे ही नहीं और वो बाहर चला जाए, छिटक जाए उससे. तो हमने अगर प्रॉपर एनर्जी दिया है, प्रॉपर ताकत से उसे फेंका है, चाहे सैटेलाइट्स हो या प्रोजेक्टाइल, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में वो बंध जाएगा, यानी इंटरलॉकिंग हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है, उस सैटेलाइट के पास जो एनर्जी है, यानी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को अर्थ पे गिरने नहीं देगा.
और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो होगा उसे बाहर जाने नहीं देगा। यानी सैटेलाइट्स को अगर रिवॉल्व करनी है तो उसे एक प्रॉपर वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो अर्थ पे फॉल कर सकता है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, चाहे वो पोलर ऑर्बिटल में है जो सबसे लो ऑर्बिट होते हैं, या फिर दूसरे ऑर्बिटल लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो अर्थ के बहुत नज़दीक होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा उस पर लगेगा, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को उस ऑर्बिट में डाला, अगर वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पे लग रहा है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने के कारण उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जिसने उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो ये दोनों जब तक बैलेंस रहेंगे वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पे फॉल नहीं होगा। यही कंडीशन जो होती है हमारे प्लैनेट्स की भी होती है। यहाँ सन और प्लैनेट्स एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, इनके ऊपर एक टग है, यानी इनके ऊपर एक बाइंडिंग है, इंटरलॉकिंग है। दोनों के पास मास होते हैं, अर्थ के पास अपना एक प्लैनेट्स के पास अपना एक मास है और सन के पास अपना ही मास है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही तो कहता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m1 इंटू m2, यानी दोनों के मास के बराबर, अर्थ के मास और सन के मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों के मास के बराबर होगा, सिंपल रूप से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच में डिस्टेंस के। यानी जैसे ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट सन से जितनी ज़्यादा दूरी पे होगा उतनी ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा। न्यूटन के अकॉर्डिंग कि अगर डिस्टेंस को दुगना कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स चौथाई हो जाएगा, यानी क्वार्टर हो जाएगा। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना भी ज़्यादा नहीं होता, यानी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट्स पे लगने वाला जो प्लैनेट्स पे लग रहे हैं वो इतना भी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि उसे अपनी ओर खींच ले बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। हाँ, इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेज दे, या वो ऑब्जेक्ट प्लैनेट अब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाए। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट सन को रिवॉल्व करेगा पर्टिकुलर ऑर्बिट में और करता रहेगा। यहाँ पे जब भी वो प्लैनेट जो होगा सन के पास आएगा, यानी पेरिगी में आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के बढ़ने से उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी नज़दीक आकर भी वो प्लैनेट जो होगा सन में मर्ज नहीं करेगा, या फिर वो सैटेलाइट जो होगा अपने जिस भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर रहा है मर्ज नहीं होगा उसमें, उसके अंदर वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी के बढ़ने से वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट कभी भी उस ऑब्जेक्ट में फॉल नहीं करेगा। अगर पेरिगी में अगर प्लैनेट्स का जो प्लैनेट्स पे लगने वाली फोर्स अगर ज़्यादा नहीं होती, यानी उसकी वेलोसिटी अगर नहीं बढ़ती उस प्लैनेट का पेरिगी में, तो वहाँ पे बिल्कुल कंडीशन बनती है कि वो प्लैनेट उसमें मर्ज कर जाएगा, फॉल हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट उसमें फॉल हो जाएगा। लेकिन यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो उनको एक मासिव एनर्जी देते हैं, जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बनने वाले सेंट्रीपिटल पुलिंग को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और उसमें फॉल नहीं होते। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर उसकी वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, और न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि भाई डिस्टेंस अगर बढ़ा दे तो 4 गुना कम हो जाएगा, चौथाई ही रह जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि उसको अपनी ओर खींच सके, और इतना भी कम नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उसके फील्ड से बाहर चला जाए, तो वो मूव करता रहेगा। ठीक है।